एडजस्टमेंट्स हम लोग ने कंप्लीट किए, हिडन एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट किए, राइट। हाँ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए, डिस्कस कर लेते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन प्रॉब्लम नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या कहा है, देखो फर्स्ट वन, ईच आइटम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस विल बी इंक्लूडेड ओनली वंस इन द फाइनल अकाउंट आइदर इन ट्रेडिंग P&L और इन बैलेंस शीट। ये बताया था मैंने कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स दिए हैं उसका बस एक ही इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट्स में जो पॉइंट दिए हैं उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। देन ईच एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट्स। उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में ही जाएगा। ये भी डिस्कस किया था कि डेबिट बैलेंसेस जो होते हैं ट्रायल बैलेंस के वो डेबिट में ही जाएंगे, आइदर ट्रेडिंग डेबिट, P&L डेबिट या फिर एसेट साइड। क्यों एसेट साइड, बिकॉज एसेट का बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा, आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L क्रेडिट या फिर लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। ओके, इसके साथ साथ इफ सैलरीज एंड वेजेस आर गिवन देन wages are shown on the debit side of trading account, salaries are shown on the credit debit side of P&L account। ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। wages salaries ऐसे 2 दिए, wages कहाँ जाते हैं ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी कहाँ जाएगी P&L डेबिट। अगर wages and salaries नाम का एक साथ मिलकर पॉइंट दिया है, wages and salaries ऐसे दिया है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, क्यों, फर्स्ट वर्ड को प्रेफर करेंगे, फर्स्ट वर्ड वेजेस है, दैट्स व्हाई ट्रेडिंग डेबिट। यही अगर ऐसे दिया होता तो सैलरीज एंड वेजेस इस तरीके से दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यही पॉइंट दिया है। उसके बाद इफ ट्रायल बैलेंस, ये वाला पॉइंट स्टार करके रखना, पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6 नोट करके रखो, स्टार करके रखो। क्या कहा है इसमें, देखो, if trial balance contains only trade expenses, the items will be shown on the debit side of P&L account. And if the trial balance contains trade expenses, also other items like sundry expense, office expense, general expense, miscellaneous expense, then the trade expense shown on the debit side of trading account and rest of the items shown on the P&L account. क्या कहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस में ओनली ट्रेड एक्सपेंस नाम का अगर पॉइंट दिया है, ओनली ट्रेड एक्सपेंस, बाकी के एक्सपेंसेस आपको दिए नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंस को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, P&L के डेबिट में। लेकिन क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है, ऑफिस एक्सपेंस भी दिया है, उसके साथ साथ मिसलेनियस एक्सपेंस भी दिया है, उसके साथ साथ जनरल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, ऐसे अदर एक्सपेंसेस कुछ दिए। ट्रेड के अलावा दूसरा कोई भी, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस अगर आपको दिए हैं तो ऐसे टाइम पर ट्रेड एक्सपेंस को P&L में ना डालते हुए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालना है और जो रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस रहेंगे उसको P&L के डेबिट में डालना है। समझे क्या रूल है? अगर बस ट्रेड एक्सपेंस इतना एक ही पॉइंट अगर आ रहा है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर ट्रेड के साथ साथ दूसरे एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं तो वो P&L में जाएगा और ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। अंडरस्टूड? उसके बाद और क्या कहा है, एडजस्टमेंट बैड डेट्स की जो है, बैड एंड डाउटफुल की एडजस्टमेंट्स वहाँ पर डेटर्स पे होती है। हाँ, अगेन drawings included in debtors, drawings treated as sales, such adjustment are unrecorded sales drawings. The adjustment for bad debts and provision for bad and doubtful debts should be affected after other adjustments. RDD वाली एडजस्टमेंट जैसे हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था, RDD वाली एडजस्टमेंट है वो अदर एडजस्टमेंट्स के बाद एंड में करनी है ना। RDD वाली एडजस्टमेंट हमेशा क्या की जाती है, एंड में की जाती है, जो डेटर्स पे अफेक्ट कर रही है। जस्ट बस डिस्काउंट वाली अगर एडजस्टमेंट उसमें आ रही है तब डिस्काउंट को एंड में रखेंगे, बाकी एडजस्टमेंट पहले करेंगे। RDD और डिस्काउंट, सेकेंड लास्ट RDD और फिर डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट। वही कहा है देखो कि सच एडजस्टमेंट कैन बी अनरिकॉर्डेड सेल्स, ड्रॉइंग्स इन डेटर्स, ड्रॉइंग्स ट्रीटेड एज सेल्स वगैरह, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट है तो उनको पहले किया जाएगा। देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर शुड बी गिवन आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, दिया है ना ये पॉइंट,
रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाली अगर एडजस्टमेंट आती है तो किसके, आरडीडी वाले एडजस्टमेंट के बाद, सारे सब एडजस्टमेंट के बाद एंड में करनी है। देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी सेम चीज है, आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, लास्ट एडजस्टमेंट हमें करनी है क्रेडिटर्स पे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वाले। हिडन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट जो भी हो, उसके कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए नहीं गए आपको, जैसे ये भी मैंने बताया था, कोई ट्रायल बैलेंस में ही जो क्वेश्चन है उधर ही आपको ब्रैकेट में कुछ दिया होता है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है, इसलिए तो हिडन कहा गया है, एडजस्टमेंट में स्पेशली उसको कुछ लिखा नहीं जाता। मैनेजर या पार्टनर, इनको कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो हमें इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैलकुलेशन इसका कैसे होगा। ड्राइंग्स का रेट अगर दिया नहीं है, डेट दी नहीं है, ड्राइंग्स की डेट अगर दी नहीं है तो 6 मंथ का पीरियड लेकर चलना है। ये बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, या फिर अभी तक जितना भी थ्योरी पार्ट देखा है वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, ओके, हम लोग ने ऑलरेडी किया। अभी ट्रीटमेंट कैसी होगी, क्या होगी, ये हम लोग अभी डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करके ही करते हैं। लेट्स सी, पेज नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बात कि हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से एक बार रीड करते करते उसकी पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली है, लाइक कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है, ये आप नोट कर लोगे। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद पोस्टिंग करनी है, ओके, फिर एडजस्टमेंट्स करने हैं, और फिर अकाउंट्स को करना है क्लोज एंड देन टैली। ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। पेंसिल ले लो हाथ में और उसके आगे जस्ट नोट कर लो कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, ठीक है। सभी के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और आपको बस नोट कर लेना है कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। ये Daya and Kshama are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1. 1:1 इनका रेशियो दिया है, मतलब दया का 1 इतना हिस्सा, क्षमा का भी 1, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल रेशियो। दोनों को भी 50-50% आ जाएगा, इक्वल रेशियो है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्या क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ कर लेंगे, फिर हम लोग प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। अभी डेबिट बैलेंस आपको, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019 आपको दिख रहा है। डेबिट बैलेंस की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले हमें दिया है स्टॉक, ब्रैकेट में लिख कर दिया है 1 अप्रैल 2018, मतलब ये अपना ईयर कब स्टार्ट होता है निखिल, क्या तुम्हें पता है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? सांग काय माहिती आहे ते बघू। ओके, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड्स ऑन 31 मार्च। तो ये 1 अप्रैल 2000 अपना ईयर क्या है, यहाँ पर हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कब का दिया है, 31 मार्च 2019 का ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, राइट। मतलब ये शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ होगा ना, अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक का अपना ईयर है। तो ये जो स्टॉक का बैलेंस है, दिस बैलेंस इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा स्टॉक हुआ, दिस इज कॉल्ड एज अ ओपनिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही लिखेंगे, और जो फर्स्ट लाइन होती है ना, पहली लाइन, वहां पर ही लिखना है। अभी तो यहाँ पर ठीक है, अच्छा है कि सबसे पहले वही पॉइंट आ गया, लेकिन ये पॉइंट अगर एंड में भी दिया है, बीच में कहीं पर भी दिया है, ओके, तो हमें एक लाइन शुरू वाली छोड़कर ही चलनी है, किसके लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में। सो आप पेंसिल से नोट कर लो कि ये कहाँ जाने वाला है, दिस आइटम गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वहां उसके सामने ही पेंसिल से नोट कर लो। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। अभी बिल्स रिसीवेबल यानी कि क्या, उस दिन डिस्कस किया था हम लोग ने पूरा अच्छे तरीके से कि अगर हम लोग ने क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन किया है, ओके, मैंने गुड्स सेल किए निखिल को,
क्रेडिट पर, निखिल मेरा कस्टमर है, इसको गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट बेसिस पर यानी कि उधारी पर, इसने कहा कि मैं अभी नहीं, मैं बाद में पैसे देने वाला हूँ, तो अभी गारंटी क्या कि ये बाद में देगा, इसके लिए हम दोनों के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया और इससे जो पैसे मिलने वाले उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल, कि जो कस्टमर है जो उनके पास से क्रेडिट बेसिस पर ट्रांजैक्शन करने के बाद जो पैसे आने वाले होते हैं वो बिल्स रिसीवेबल रहेंगे। ये बिल्स रिसीवेबल अपने हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे मिलने वाले, दैट्स वाई इसे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एसेट ट्रीट करेंगे, एंड दैट्स वाई ये कहा जा रहा है एसेट साइड। नोट कर लो उसके सामने कि ये कहा जाएगा एसेट, शॉर्ट में ए लिखा तो भी चलेगा आपको, शॉर्ट में ही लिखो, मतलब समझ में आने, ए एसेट में जा रहा है। अभी पॉइंट आया देखो, वेजेस एंड सैलरीज, अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ लिखना है, चश्मा बनवन गे, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स यानी कि अपने कस्टमर्स जिनके पास से हमें पैसे आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, यानी कि ये भी कहा जाएगा एसेट साइड। बैड डेट्स, हाँ बैड डेट्स जो है ट्रायल बैलेंस में दिए हुए बैड डेट्स है, एक्सपेंस लॉसेस मानेंगे हम लोग इसे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, ये वाले बैड डेट्स कहा जा रहे हैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। परचेसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, अभी हाँ जैसे हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट सीखते वक्त डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग में वही आइटम्स जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम, परचेस अपना क्या है, एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन में लगने वाला है, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट्स वाई ट्रेडिंग अकाउंट के कहा जा रहा है डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मोटर कार, कार रहना ये क्या है, एसेट है, तो ये कहा जाएगा एसेट साइड। मशीनरी एसेट है, एसेट में जाएगा। ऑडिट फीस, खर्चा हो रहा है अपना, ऑडिट फीस हमें ऑडिटर को पैसे देने पड़ रहे हैं, उसकी फीस देनी पड़ रही है कि वो काम कर रहा है, दैट्स वाई वो ऑडिटिंग का काम कर रहा है, उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। एक्सपेंस है कौन से टाइप का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल के डेबिट साइड, सो ऑडिट फीस कहाँ जा रही है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। ओके नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, बताओ इसका क्या करना है, दिव्यांका बताओ इसका क्या करना है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यानी कि हम लोग ने गुड्स सोल्ड किए, उसको पसंद नहीं आए होंगे, कुछ गलत क्वांटिटी गई है या डिफेक्टिव निकले, कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसने वापस से रिटर्न कर दिए, मतलब हम लोग ने सेल किए थे वापस से रिटर्न आ गए, तो सेल जितने का हुआ था उसमें से ये कम करना पड़ेगा, रिटर्न आ गए यानी कि, तो सेल्स में से क्या करना पड़ेगा, लेस। सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करते, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये सेल्स रिटर्न के आगे आप लिख कर रखो, क्या लिखोगे, लेस फ्रॉम सेल्स, कि सेल्स में से इसको क्या करना है, लेस करना है। इसका मतलब सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई, सेल्स में से लेस करना है ना, इसका मतलब सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई। अभी जिस भी आइटम के ऊपर अगर एडजस्टमेंट आती है तो सेल्स नाम का पॉइंट आपको जहां पर भी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस में सेल्स नाम का पॉइंट दिख रहा है ना, उसके सामने एक स्टार बनाकर रखो कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उसके सामने एक स्टार बनाकर रखो। क्यों स्टार बना रहे हैं हम लोग, कि उसके ऊपर कितने एडजस्टमेंट है ये समझने के लिए, जितने भी स्टार बनेंगे उतने एडजस्टमेंट्स रहने वाले हैं, और ये एडजस्टमेंट कितने हैं ये क्यों समझ कर लेना है, उतने लाइंस छोड़ने के लिए। तो सेल्स के आगे एक टिक मार्क करके रखना है, टिक मार्क यानी कि स्टार बनाकर रखना है। वेयर इज सेल्स, सेल्स के आगे करना है, क्या कहा, सेल्स के आगे, सेल्स वरती कुठं गेलं, कुठं गेली ॲडजस्टमेंटची टिक मार्क, सेल्स रिटर्न वरती नाही तर सेल्स वरती करायला लावली। कहाँ करनी है, सेल्स के ऊपर करनी है, क्योंकि सेल्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है ना ये, सेल्स वरती। हाँ समझ गए, यहां तक समझ गए। आगे डिस्काउंट, इसके बारे में मैंने क्या स्टेटमेंट बताया था, डिस्काउंट के बारे में, डेबिट की अमाउंट डेबिट में ही लिखनी है, क्रेडिट की क्रेडिट में ही लिखनी है, पीएनएल अकाउंट सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, सो डिस्काउंट गोज टू डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। बिल्डिंग क्या हुई अपनी, एसेट, एसेट में लिखेंगे। कैश एट बैंक क्या है, कैश होना, बैंक में पैसा रहना, एसेट है, एसेट। 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है अपनी, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट। हाँ, इन्वेस्टमेंट के आगे क्या दिया है, 10%। कुछ बोला है क्या, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट। ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। जब भी कोई पॉइंट दिया है उसके सामने अगर किसी भी तरह के परसेंटेज दिए गए, 10%, 7%, जो भी दिया है, या फिर उसके आगे ब्रैकेट में 2 months, 4 months, 7 months, जो भी है ऐसे दिया है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या होती है, हिडन एडजस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट तो हम लोग ने कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कितने की कर रखी है, 20,000 की, उसके ऊपर 10% क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट हमें करनी है। सो दिस पॉइंट हैज हिडन एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो उसी को टिक मार्क करके रखो। इन्वेस्टमेंट के सामने ही एक स्टार बना कर रखो कि इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंटच्या समोर स्टार करून ठेवा। देन एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में दिया है ना, क्या, पेड फॉर 9 months, क्या है इसके ऊपर, अगेन हिडन एडजस्टमेंट आ गई ना, ब्रैकेट में दिया है 9 month, मतलब सोचेंगे हम लोग आगे कि करना क्या है, लेकिन अभी तो ये समझ लो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टार बनाकर रखना पड़ेगा। तो उसके आगे भी एक टिक मार्क करके रखो कि इसके ऊपर क्या है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ लिखोगे, P&L के डेबिट में। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पोस्ट करोगे, एसेट में। हाँ, ये भी ध्यान में रखो, इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट P&L के डेबिट में, और उसके सामने स्टार। रॉयल्टीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रॉयल्टीज। अभी ये रॉयल्टीज क्या होती है कि अगर किसी की आइडिया या फिर कुछ चीज़ें हम लोग अगर यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ओके, जैसे कि अगर कुछ बिजनेस है और उसमें इसकी आइडिया है, उस आइडिया को लेकर मैं वो बिजनेस कर रही हूँ, या फिर उसके कुछ प्लानिंग को लेकर वो बिजनेस कर रही हूँ, तो उससे वो चीज़ें परचेस की गई है, तो उसको उसकी क्या मिलनी चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये रॉयल्टी अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। दैट्स व्हाई रॉयल्टी कहा जा रहा है ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो, डेबिट बैलेंसेस हो गए पूरे। इसमें आपको कोई डाउट है कि कोई आइटम मुझे समझ में नहीं आया, ये इस तरफ ही क्यों गया, ये ट्रेडिंग में ही क्यों, P&L में क्यों, बैलेंस शीट असेट में ही क्यों। अभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ध्यान में आया होगा, जितने भी अभी तक हम लोग ने पोस्टिंग वहाँ पर नोट की, एक तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में या P&L के डेबिट में या फिर एसेट साइड में गया है। यस और नो? कहीं पर आपको लाइबिलिटी दिखाई दे रहा है या क्रेडिट कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अभी तक जितना भी डेबिट साइड में पोस्टिंग किया या फिर नोट किया आप लोगों ने, सब कुछ कहाँ जा रहा था, एक तो वो ट्रेडिंग डेबिट, P&L डेबिट या एसेट में। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के जो भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो सब कुछ कहाँ जा रहे हैं, डेबिट में ही जाने वाले। ट्रायल बैलेंसेस के डेबिट बैलेंस डेबिट में ही जाएंगे, आइदर ट्रेडिंग डेबिट, P&L डेबिट और असेट साइड, बिकॉज असेट का बैलेंस भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है। दैट्स व्हाई वो डेबिट में ही जाएंगे। क्लियर है? तो गलती से भी इस तरह के डेबिट वाले पॉइंट क्रेडिट में नहीं डालने, ये बात तो समझ लो। अभी आ जाओ क्रेडिट साइड में, यानी कि क्रेडिट बैलेंसेस। सबसे पहले हमें दिया है जनरल रिजर्व। अभी रिजर्व में रखे गए पैसे है ना, जनरल रिजर्व, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर, लाइबिलिटी में। ठीक है, लाइबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस नाम का जो पॉइंट रहता है ना, वहाँ पर जनरल रिजर्व्स वगैरह। तो ये जनरल रिजर्व कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड। नोट कर लो उसके सामने कि ये कहाँ जा रहा है, लाइबिलिटी। कैपिटल दिया हुआ है दया और क्षमा का, 1,60,000 और 1,20,000। अभी इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाकर या फिर लाइबिलिटी साइड में लिखकर। ठीक है, जैसे भी इसमें एडजस्टमेंट्स आए क्या, एडजस्टमेंट नहीं आया कुछ भी है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लाइबिलिटी में ही लिख देंगे, क्योंकि कुछ दूसरे एडजस्टमेंट आए नहीं है ना। या फिर आप कैपिटल अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो। कॉलेजेस में आपके कैसे किया है, कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं बनाया, नहीं बना बोला अच्छा ठीक है,
इस प्रॉब्लम में हम लोग नहीं प्रिपेयर करते, डायरेक्टली लिख देंगे। सो कैपिटल गोज टू लाइबिलिटी साइड, कहा जाएगा लाइबिलिटी। दया का, क्षमा का कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? अगेन लाइबिलिटी साइड, नोट कर लो क्रेडिटर्स कहाँ जा रहे हैं? लाइबिलिटी। हाँ। अभी ये जो आरडीडी है, हाँ, ट्रायल बैलेंस यानी क्वेश्चन में हमें जो आरडीडी दी गई है इसे हम लोग ओल्ड आरडीडी कहेंगे। ये कौन सी आरडीडी है? ओल्ड। और एडजस्टमेंट में जो आरडीडी दी गई है वो न्यू आरडीडी। अभी इस ओल्ड आरडीडी का करना क्या है? इसको एंड में हमें यूज करना है। अभी फिलहाल को तो उसको वैसे ही रहने दो, अभी एंड में लिखना है, तब तक हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए आप एक काम करो, इसको सर्कल बना के रख दो कि एंड में हाँ ध्यान में आएगा कि हाँ इसको सर्कल करके रखा है, इसको एंड में यूज करेंगे। एंड में क्या ट्रीटमेंट होगी वो आई विल टीच यू। ओके, अभी तो फिलहाल ऐसे ही बना कर रखो, इसको हम लोग एंड में लिखेंगे। बैड डेट्स में ये जाने वाला है, कहा जाएगा इसका इफेक्ट बैड डेट्स में। आरडीडी का इफेक्ट कहा जा रहा है? बैड डेट्स में। तो बैड डेट्स के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट हो रही है, इसका मतलब बैड डेट्स के ऊपर क्या आ गई? एडजस्टमेंट आ गई। तो बैड डेट्स नाम का पॉइंट जहां पर भी है, कहा है? डेबिट साइड में होगा, उसके सामने एक स्टार बनाकर रखना। बैड डेट्स नाम के पॉइंट के ऊपर, डेटर्स के नीचे बैड डेट्स दिया है देखो, उसके सामने एक स्टार बनाकर रखना। बैड डेट्स के सामने स्टार बनाओ कि बैड डेट्स के ऊपर इस वाले आरडीडी की एडजस्टमेंट है। किया? केलं स्टार करून ठेवलं। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? बाकी है, ड्यू है, देना पड़ेगा ना, बाकी है, देना बाकी है, वेजेस देना बाकी है, तो ये क्या हो गई? अपनी लाइबिलिटी हो गई। सो इसे रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? लाइबिलिटी साइड। उसके बाद है परचेस रिटर्न, सेम टू सेम सेल्स की तरह ट्रीटमेंट रहेगी। सेल्स, जैसे सेल्स रिटर्न को लेस किया था, सेल्स में से सेल्स के ऊपर टिक मार्क की थी, वैसे परचेस रिटर्न का मतलब क्या? कि हम लोगों ने कुछ परचेस किया है, शायद वो डिफेक्टिव निकला, प्रॉपर नहीं निकला, अप्रोप्रिएट नहीं है, हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेस में से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। परचेस में से लेस, परचेस को टिक मार्क। टिक मार्क किसे करोगे? परचेस को टिक मार्क करोगे, ना कि रिटर्न्स को। हाँ, टिक मार्क किसे करोगे? परचेस को। डेबिट में दिख रहा होगा आपको, डेबिट बैलेंस में दिख रहा होगा ना परचेस। कहाँ पर है परचेसेस? बैड डेट्स के नीचे, उसको टिक मार्क करो। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। चलो, डेबिट का डिस्काउंट डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट का डिस्काउंट क्रेडिट में लिखना है। किसके? पीएनएल के। लिख लो, नोट कर लो, पीएनएल के क्रेडिट में। चलो, ये हो गई अपनी लेबलिंग करके हो गया। अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं और एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स भी कहा जा रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। चलो, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स कौन बताएगा? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड पे। ठीक है, ये पता है आपको? गुड, इसका कहीं टिक मार्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, depreciate building and machinery 5% and 3% respectively. depreciation का है बिल्डिंग के ऊपर 5% और इसके ऊपर 3%, तो ठीक है, वो depreciation भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं depreciation के? डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर असेट में से, जैसे बिल्डिंग में से, मशीनरी में से हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है पीएनएल के डेबिट में। नोट कर लो चाहिए तो। फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या होगा? लेस। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। चलो, लेस किस में से करना है? बिल्डिंग में से और मशीनरी में से। इसका मतलब बिल्डिंग मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई, बिल्डिंग मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई, उनमें से लेस करना है, यानी कि टिक मार्क करना पड़ेगा आपको। किसे? बिल्डिंग को, मशीनरी को। चलो, कहाँ मिलेंगे ये? डेबिट बैलेंस में मिलेंगे। बिल्डिंग लिखा है देखो, बिल्डिंग के सामने जाके स्टार बना दो एक, कि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। मशीनरी के सामने भी एक स्टार बना दो कि उसके ऊपर भी क्या है? एक एडजस्टमेंट है। हो गया इतना? एडजस्टमेंट का टिक मार्क कर लिया, बिल्डिंग के ऊपर, मशीनरी के ऊपर टिक मार्क किया। ओके, आगे। Bills receivable included dishonored bill of ₹3,000. एडजस्टमेंट किया था हम लोग ने ये। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल में
बिल्स रिसीवेबल में क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो चुका है जो बिल, वो उसमें इंक्लूड है। तो वहां से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, किसमें से, बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर्ड बिल के एडजस्टमेंट सीखी है ना, हाँ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड वाली एडजस्टमेंट की सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर होगी। यानी कि डिसऑनर्ड हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। ये ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके दोनों इफेक्ट एक ही तरफ जाते हैं, कौन से तरफ, एसेट साइड में जाएंगे। यानी कि लेस करना पड़ेगा, कहाँ से, बिल्स रिसीवेबल में से लेस, और डेटर्स में जाकर ऐड। सेकेंड इफेक्ट, डेटर्स में जाकर ऐड। लिख लो ट्रीटमेंट, बिल्स रिसीवेबल में से लेस, डेटर्स में ऐड। फर्स्ट इफेक्ट, लेस करना है बिल्स रिसीवेबल में से, सेकेंड इफेक्ट, ऐड करना है डेटर्स में। बिल्स रिसीवेबल में से लेस, सेकेंड ऐड इन डेटर्स। दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट आ गया, किसके ऊपर, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर और डेटर्स के ऊपर। यानी कि टिक मार्क करना पड़ेगा, किसे, बिल्स रिसीवेबल को, डेटर्स को। चलो उनके सामने टिक मार्क कर लो, एक एक स्टार बना दो, बिल्स रिसीवेबल के सामने और डेटर्स के सामने। डेटर्स को भी टिक मार्क कर ली, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल केलं टिक मार्क केलं सगळ्यांनी। नेक्स्ट, goods worth rupees 1000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of accounts। हाँ, अभी गुड्स जो है टेकन बाय दया, अभी दया एंड क्षमा अपने पार्टनर्स है जिनका बिजनेस है, तो पार्टनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए जा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स हो गई है। और गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, फर्स्ट इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट एज अ ड्रॉइंग्स करके हम लोग उस दया के अकाउंट में जाकर डालेंगे, दया के कैपिटल में, है ना, दया के कैपिटल अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट दया के कैपिटल अकाउंट में जाकर क्या करना है, लेस करना है। ड्राइंग्स क्या हो गए, लेस, दया के कैपिटल में से लेस करना है एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ये दो इफेक्ट इसके हो जाएंगे। समझ गए इसके टू इफेक्ट्स। टिक मार्क कहीं करने की जरूरत है, दया को करने की जरूरत, दया के कैपिटल को एक टिक मार्क करो। कैपिटल दिया है ना दया क्षमा, तो दया के नाम के सामने टिक मार्क करके रखना, दया के नाम के सामने टिक मार्क करो कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, दया के नाम पे एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स वाली। कर दिया, हाँ। आगे, write off 1800 as a bad debts and maintain RDD 5% on debtors। bad debts वाली भी एडजस्टमेंट दी है, RDD वाली भी एडजस्टमेंट दी है, ठीक है। दोनों इसमें दो एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट्स वाली है, एक RDD। दोनों की ट्रीटमेंट सेम उसी तरह से होती है। अगर बैड डेट्स की बात करें तो क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस, बैड डेट्स में ऐड, डेटर्स में से लेस, बैड डेट्स में ऐड। उसी तरह से आरडीडी के भी सेम इफेक्ट होते हैं, डेटर्स में से लेस, बैड डेट्स में ऐड। ओके, नोट कर लो इसके इफेक्ट्स, डेटर्स में से लेस, बैड डेट्स में ऐड। इसका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, एक तो हो रहा है डेटर्स के ऊपर, एक हो रहा है बैड डेट्स के ऊपर। और ऐसी दो एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट, एक आरडीडी वाली एडजस्टमेंट। दो एडजस्टमेंट है, इसका मतलब बैड डेट्स के ऊपर दो टिक मार्क करने हैं आपको, दो स्टार बना लो बैड डेट्स के ऊपर, और डेटर्स के ऊपर भी दो टिक मार्क, दो स्टार बना लो। ठीक है, कर लिए। अभी बैड डेट्स के ऊपर कितने स्टार बन गए, कितने टिक मार्क हो गए, 3। और डेटर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी 3 हो गए ना सभी के। एडजस्टमेंट के मार्किंग्स कर लिए ना। क्यों मार्किंग्स करने, उतने लाइंस हमें छोड़ने, दैट्स व्हाई हम लोग ये मार्किंग कर रहे हैं। देन गुड्स ऑफ ₹6,000 were sold but no entry was made in the books of accounts। अभी गुड्स तो सोल्ड किए लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए, मतलब इसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया यानी कि क्या, अनरिकॉर्डेड। क्या है, सेल या परचेस, सोल्ड बोला है यानी कि क्या है, सेल, यानी कि अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली एडजस्टमेंट हुई, अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली एडजस्टमेंट है। ट्रीटमेंट सीखी हम लोग ने अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली। मैंने आपको ये भी बताया था सेल्स कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जो कि रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी कि ये एडजस्टमेंट ऐसी है जिसके दोनों इफेक्ट
ऐड ही करने हैं, रिकॉर्ड ही नहीं किया, दैट्स व्हाई दोनों इफेक्ट ऐड करने हैं। तो ऐड किस में करना पड़ेगा? सेल्स में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ठीक है भाई, सेल्स में ऐड कर लिया। सेकेंड इफेक्ट, अभी सेल्स बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना, पैसे आने वाले, हमें सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में जाकर ऐड करना पड़ेगा। तो टिक मार्क किसे किसे करोगे? एक टिक मार्क सेल्स के ऊपर, दूसरा टिक मार्क डेटर्स के ऊपर। एक टिक मार्क सेल्स के ऊपर, दूसरा टिक मार्क सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। समझ गए? टिक मार्क डेटर्स के ऊपर कितने टिक मार्क हो गए? 4 हो गए ना। सेल्स के ऊपर 2 हो गए। हाँ, अभी डेटर्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट करेंगे ना, एडजस्टमेंट का सीक्वेंस भी हम लोग ने सीखा है। आरडीडी वाली एडजस्टमेंट सबसे एंड में करनी है। यहाँ पर अगर आपको शुरू में भी दिए, फिर भी रहने दो, देने दो शुरू में, हम लोग उसको जाके एंड में ही करेंगे। क्यों? वो इस तरह से रूल है, क्योंकि आरडीडी हम लोग जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप शुरू में करने जाओगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, ये हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको कि पोस्टिंग कहाँ पर जाने वाली है, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट कहाँ होने वाले हैं, सब मार्किंग वगैरह कर लिए। हाँ, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कहे, कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने आपको? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। चलो अकाउंट्स बना लेते हैं, पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी अकाउंट्स बन गए सभी के। वैसे डेबिट बैलेंस में फर्स्ट दिया है स्टॉक as on 1st April 2018. This is opening stock. अभी हम लोग ने सारी चीजें नोट कर ली, कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है। So this goes to opening stock, goes to trading के डेबिट में, फर्स्ट लाइन में। अभी जो भी डेबिट में हम लोग लिखते हैं उसमें 2 लिखा जाएगा, क्रेडिट में बाय। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 2 ओपनिंग स्टॉक। अभी कॉलम जो है अमाउंट के लिए ध्यान देना है सभी ने। 2 कॉलम आपने प्रिपेयर किए। ये एक कॉलम है इनर कॉलम, इसे हम लोग कहेंगे, एंड दिस इज आउटर कॉलम। अभी इनर में अमाउंट कब लिखी जाएगी? जब एडजस्टमेंट होगा। किसी अगर पॉइंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया है तो उसमें इनर में अमाउंट लिखेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आउटर कॉलम में। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग ने इनर आउटर कॉलम बनाकर रखे हुए हैं। अभी ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कोई टिक मार्क किया है आपने, कोई एडजस्टमेंट है? कोई नहीं। तो अमाउंट कहाँ आनी चाहिए? आउटर कॉलम में। और क्या अमाउंट है इसकी? 65। अभी ये भी पॉइंट ध्यान में रखो, अमाउंट लिखते वक्त आपको प्रॉपरली नंबर्स डालने हैं, कॉमास जहाँ पर आना चाहिए कॉमा, वहाँ पर कॉमा भी डालना है। ये अमाउंट लिखते वक्त इवन जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है उसके नीचे ही बराबर उस वैल्यू के नीचे ही वो वैल्यू आनी चाहिए। अगर मान लो 65,000 आपने लिखा, नेक्स्ट नंबर आपको 500 लिखना है, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके बाद 500 लिखना है तो आप 500 इसी तरीके से नंबर के नीचे नंबर, 0 के नीचे 0 ही आपका आना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखो, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल। ओके, कहाँ जा रहा है बिल्स रिसीवेबल? एसेट साइड में। मेरे साथ साथ ही नोट कर लो, एसेट में चलो, वहां लिखना है बिल्स। एसेट में आप टू और बाय कुछ लिखोगे क्या? नहीं। ओके, बैलेंस शीट में टू बाय कुछ नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज स्टेटमेंट। दिस इज अ स्टेटमेंट। ये अकाउंट है क्या? जो अकाउंट होगा वहां पर हम लोग डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय लिखेंगे। ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, डायरेक्टली लिखना है आपको। बिल्स रिसीवेबल, क्या अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल की? अच्छा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कितने टिक मार्क किए आपने? 1 एडजस्टमेंट। तो अमाउंट कहाँ लिखनी चाहिए निखिल? इसके अमाउंट ये 2 कॉलम दिख रहे हैं ना, ये 1 और ये 1, कहाँ लिखूं फिर मैं? इसमें, इनर में। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है। अमाउंट है 28,000। अभी एक एडजस्टमेंट, अभी यहाँ पर तो लाइंस नहीं है, लेकिन आपके बुक में, नोटबुक में लाइंस दिए हैं ना, तो एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक लाइन छोड़कर चलना है। तो एक लाइन छोड़नी है तो आप ऐसे पहले से ही लाइन बनाकर रख दो कि एक लाइन इसके लिए हम लोग ने छोड़ दी एडजस्टमेंट के लिए। 28,000 अमाउंट लिख दो और एक लाइन छोड़ दो, उधर लाइन ड्रॉ करके रखो। हाँ, यस, लाइन मारून ठेवा। हाँ, नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज।
अभी वेजेस एंड सैलरीज कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो लिख देते, टू वेजेस एंड सैलरीज। अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं, तो अमाउंट आउटर में अमाउंट कितनी है? 9000। आउटर में 9000 आप लिखोगे, प्रॉपरली नंबर के नीचे नंबर लिखना है। हाँ, परचेसेस लिखना है, चलता है ऐसे भी, लेकिन लिखा जाता है परचेसेस। अभी ये नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड। चलो एसेट में लिख दो सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट क्या है सन्ड्री डेटर्स की? 1,32,500। 1,32,500। ठीक है। अभी डेटर्स के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, कितनी एडजस्टमेंट है? 4 एडजस्टमेंट है। ओके, अभी लाइंस कैसे छोड़ना है देखो। अगर एक एडजस्टमेंट होती है तो 1 लाइन, एक एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन। 2 एडजस्टमेंट होती है तो 3 लाइन छोड़नी है, 2 से ज्यादा। एक के लिए 1, 2 के लिए 3 एडजस्टमेंट होगी तो 5 लाइन छोड़नी है। 4 एडजस्टमेंट होती है तो 7, 2 से इंक्रीज करनी है आपको। ठीक है, 2 से नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर 5 एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट है तो कितनी? 7 लाइन्स आपको छोड़नी पडेगी। ठीक आहे, किती लाईन सोडायच्या आहेत? 7. तर तुमच्या बुकमध्ये लाइन्स ऑलरेडी दिल्या असतील। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स वहाँ पर छोड़ दो और उसके बाद ऐसे लाइन बनाकर रखो कि इसके ऊपर 7 लाइन्स आपको छोड़नी है एडजस्टमेंट के लिए। डन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेट्स। बैड डेट्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अभी तो यहाँ पर मैंने एक साथ ही ट्रेडिंग और पीएनएल बनाया हुआ है, राइट? आपने सेपरेट बनाए हुए या एक में भी बनाया, तो ट्रेडिंग के लिए एक यहाँ पर हमें लगभग और एक 4 लाइन छोड़ दो आप, 4 से 5 लाइन, और उसके बाद पीएनएल कर लो। तो पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे 2 बैड डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। बैड डेट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग में नहीं लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। आपने सेपरेट बनाया है तो सेपरेट पीएनएल अकाउंट में 2 बैड डेट्स आपको लिखना है, और बैड डेट्स की अमाउंट इज 1000। एडजस्टमेंट कितने हैं बैड डेट्स के ऊपर? 3, यानी कि 5 लाइन छोड़नी है। यहां पर 1 2 3 4 5 लाइन्स आपको लीव करनी है। एकत्र केलेलं आहेस? थोडं खाली लिही, इथं लिही तेवढे, हां थोडं जागा लागेल तेवढे। तू पण एकत्र केलंय का? लिहिलं? किती ॲडजस्टमेंट आहेत? मग किती लाईन सोडायच्या? 3 ॲडजस्टमेंट, 5 लाइन। पुढे परचेसेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। 2 परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेसेस की अमाउंट है 1,48,000, और इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, रिटर्न वाली है ना, तो 1 लाइन छोड़ दो परचेस को। नेक्स्ट इज मोटर कार। मोटर कार क्या है? अपनी एसेट है। एसेट में जाकर लिखो मोटर कार 68,000। एडजस्टमेंट नहीं है ना रे, ये लाइंस छोड़े उसके नीचे। हाँ, मोटर कार 68,000। आउटर कॉलम अमाउंट कहाँ पर आएगी? आउटर कॉलम में आएगी, बाहर।
नेक्स्ट मशीनरी 1,14,800. असेट है मशीनरी, असेट में रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी 1 लाख कितने 14,800. मशीनरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट है ना, डेप्रिसिएशन वाला, तो दैट्स वाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक लाइन छोड़ना है. डन. नेक्स्ट ऑडिट फीस कहाँ रिकॉर्ड करनी है, BNL के डेबिट में. चलो कर दो. बैड डेट्स के नीचे लाइंस छोड़े ना, उसके नीचे 2 ऑडिट फीस, इसकी अमाउंट है 1,200. आउटर कॉलम में बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न का क्या है, सेल्स में से लेस करना है. अभी सेल्स है क्या अपने पास, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्रेडिट में लिख लेते हैं बाय सेल्स. और क्या है रे सेल्स की अमाउंट, 2,85,500. और उसमें से हम लोग ये कर लेंगे लेस सेल्स रिटर्न. ये रिटर्न वाला पॉइंट आया है ना, उसमें से क्या कर लेंगे, रिटर्न्स लेस कर देंगे. लेस सेल्स रिटर्न अमाउंट इज 2,000 इसमें से लेस कर दो. और सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ और एक एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट आउटर में जाएगी या इनर में, इनर कॉलम में. तो 85 में से 2 गए, 2,83,500. और एक एडजस्टमेंट है सेल्स के ऊपर, दैट्स वाई एक लाइन छोड़ दो. ट्रायल बैलेंस में जितने भी पॉइंट्स दिए एक ही इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स होंगे. चलो सेल्स रिटर्न हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स में से लेस भी कर दिया. यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आया सभी. मीनाक्षी, नम्रता समझ ले, इकडे अथर्व, निखिल. नेक्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट में ही लिखेंगे किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. टू डिस्काउंट अमाउंट है डिस्काउंट की 2,300. कौन से कॉलम में, आउटर कॉलम में 2,300 आप रिकॉर्ड करोगे. डन. डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट इज बिल्डिंग की अमाउंट है 75,000. असेट साइड में मशीनरी के नीचे बिल्डिंग एडजस्टमेंट आहे का, अमाउंट इनर कॉलम ला 75,000. एक लाइन छोड़ दो, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है. डन. नेक्स्ट कैश एट बैंक, कहाँ रिकॉर्ड करना है, एसेट साइड में कैश एट बैंक. अमाउंट 12,000. आउटर कॉलम. अथर्व सांग रे का आउटरला लिहिलं मी, एडजस्टमेंट नाही आहे म्हणून. कैश एट बैंक के बाद 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी कहा जाएगा एसेट साइड में ही. 10% इन्वेस्टमेंट. अमाउंट 20,000. निखिल अमाउंट इनर में लिखूँ या आउटर में लिखूँ, इन्वेस्टमेंट की आउटर में. प्रणव अमाउंट इनर में लिखनी है आउटर में लिखनी है. अंकुश है, हाँ कार कारण ये 10% वाली एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करके रखा है ना स्टार. बर टिक मार्क किया है ना, दैट्स वाई अमाउंट इनर में लिखेंगे. क्या अमाउंट है बताओ, 20,000 इनर में लिखो. और कितनी लाइंस छोड़नी है, एक लाइन छोड़ दो, एक एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई. नेक्स्ट पॉइंट इज
एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है इनडायरेक्ट नेचर का, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में दिया है ना 9 मंथ, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अमाउंट उसकी 4500 इनर में लिखेंगे और एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई एक लाइन वहां पर आप छोड़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट रॉयल्टीज, कहाँ रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग के डेबिट में, टू रॉयल्टीज किती 3000 आउटरला। तो ये हो गए डेबिट बैलेंस की पोस्टिंग। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस की भी पोस्टिंग करनी है। हाँ, क्रेडिट बैलेंस में फर्स्ट क्या दिया है, जनरल रिजर्व, कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी में पहले हम लोगों को कैपिटल लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, उसके लिए जगह छोड़ दो, एक 8 लाइन छोड़ दो और उसके बाद लिखो जनरल रिजर्व। क्या अमाउंट है जनरल रिजर्व की, 14,500 आउटर में। नेक्स्ट है कैपिटल। अभी कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। चलो कैपिटल्स 1 बाय 1 लिखना है। पहले कौन है, दया। दया का कैपिटल कितना है रे अथर्व, 1,60,000। ये अमाउंट जो है इनर में ही रहेगी। अभी ध्यान दो, एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल के ऊपर हो या ना हो, हमेशा एक एडजस्टमेंट तो रहने ही वाली है। कौन सी, प्रॉफिट या फिर लॉस वाली। आइदर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो वाली एडजस्टमेंट तो हमेशा रहेगी ही। ठीक है, तो दया का कैपिटल 1,60,000 ये लिख दिया। दया के ऊपर ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट है और प्रॉफिट या लॉस वाली भी एक एडजस्टमेंट, मतलब दया के ऊपर कितने एडजस्टमेंट हो गए, 2। यानी कि कितने लाइंस छोड़ने हैं दया को, 3 लाइंस दया को छोड़ दो। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कौन है, क्षमा। क्षमा का कैपिटल है 1,20,000। 1,20,000 क्षमा का कैपिटल इनर में लिख दो और उसके लिए एक लाइन छोड़ दो। एवढे वेळ काय सांगितलं, काय सांगितलं रे मी, याचं लक्ष नव्हतं ना। पार्थ सांगेल काय सांगितलं मी, तुमचं मस्ती चालू होती। प्रणव सांग, सांग ना, मग सांग ना, त्याला कळू दे। काय सांगितलं मी ते, का आपण तिकडे लिहिलं इनरला, सांग। जेठालाल येईल इकडं, असं असं करायला। मी काय सांगितलं, कोणतीही ऍडजस्टमेंट असो नसो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉसची ऍडजस्टमेंट असणारच ना। प्रॉफिट झालं तर तिथे ऐड करायचं है, लॉस झाला तर वहां से लेस करना है, राइट। तो वो तो एडजस्टमेंट रहने ही वाली है। अभी दया को ड्राइंग्स वाली भी एडजस्टमेंट आई है, दैट्स वाई दया के ऊपर 2 एडजस्टमेंट हो गए, इसलिए 3 लाइन दया की इसमें छोड़े और क्षमा के लिए 1 लाइन। क्यों, प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट वहां करनी है, दैट्स वाई। समझ गए। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में लिखनी है क्रेडिटर्स। अमाउंट एडजस्टमेंट नहीं है। डन। उसके बाद क्या दिया है, आरडीडी। अभी इसको हम लोग एंड में लिखने वाला है। इस आरडीडी को क्या करेंगे, एंड में रिकॉर्ड करेंगे। अभी इसको वैसे ही रहने दो, सर्कल बना के रखा है ना, रहने दो वैसे। नेक्स्ट सेल्स लिख दिया हम लोग ने, सेल्स मगाशीच लिहिलं ना, लिख दिया। उसके बाद है
आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी में लिख दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न। क्या करना है परचेस में से? लेस लिखो, लेस परचेस रिटर्न्स। कितने हैं अमाउंट, कितनी है रिटर्न्स की? 4000। तो इसका मतलब 4000 यहाँ से आपको क्या करने हैं? लेस 1,48,000 में से 4000 जाने के बाद आउटर में कितना आएगा? 1,44,000। ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है, इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद डिस्काउंट दिया है क्रेडिट में, क्रेडिट का डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा। किसके क्रेडिट में? P&L के क्रेडिट में 1800। ये बैड डेट्स जो लिखा है इसके आगे एक लाइन आपको छोड़नी है। किसके लिए? ग्रॉस प्रॉफिट अगर हुआ तो यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए एक लाइन छोड़कर आप नीचे लिखोगे बाय डिस्काउंट। बाय डिस्काउंट अमाउंट इज 1800 आउटर में। ओके समझ गए? अमाउंट कितनी लिखी? अमाउंट प्रॉपरली लिखनी है। ओके 2 बार चेक करके अमाउंट लिखने की आदत डालो। ये हो गई अपनी सारी पोस्टिंग। अभी इसके बाद है एडजस्टमेंट। मॉर्निंग में रहेगा 9 o'clock को लेक्चर, ठीक है? कल एडजस्टमेंट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। यस।